वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़े थे और फिर एटम्स में स्पीसीज जो वैरायटी होते हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोर, इन सबों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पिछले क्लास में ही हो गया था। आज की क्लास में हम लोग थॉमसन मॉडल से आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्लान क्या है उसके बारे में अभी जान लें। एटॉमिक मॉडल्स हम लोगों को जानना है। एटॉमिक मॉडल्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको देखना है। तो फर्स्ट अपने पास आता है थॉमसन्स का मॉडल। थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल में हम लोग कहते हैं कि थॉमसन का जो मॉडल था उसका नाम है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल एक्चुअली क्या है, तो जैसे इसका दूसरा नाम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल में क्या, तो बताया थॉमसन ने कि एटम जो है सो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है इन विच निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। कहाँ, तो एग्जैक्टली वो नहीं, स्कैटर्ड होते हैं। कुल मिलाकर के ये था कि एटम न्यूट्रल होता है। थॉमसन मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये कि एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देखें तो ये कि उन्होंने कहा कि मास हर जगह होता है। जो आगे एटॉमिक मॉडल्स में हम लोगों को पता चला कि मास हर जगह नहीं होता है, मास ओनली न्यूक्लियस में होता है। तो ये थॉमसन मॉडल को हम लोग यहाँ तक जानते हैं। दूसरा जो अपने पास मॉडल आएगा, उस सेकेंड मॉडल में अपने पास रदरफोर्ड मॉडल आएगा। रदरफोर्ड्स मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल को कहते हैं कि फर्स्ट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होकर के रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को दिया। और एक्सपेरिमेंट क्या, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है। दैट इज एक्सपेरिमेंट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉयल लिया और उस पे लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को भेजा। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं He2 प्लस आयन। तो लार्ज नंबर ऑफ He2 प्लस आयन भेजा उन्होंने। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है सो सीधा सीधा पास कर जा रहे हैं, कुछ डेविएट कर जा रहे हैं, और कोई 20,000 में से, आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, वन अल्फा पार्टिकल ऐसे रिटर्न बैक हो जा रहा है। इतना ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम खाली होता है, एम्प्टी होता है, बिकॉज उस पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा पास कर जा रहा है। फिर बताया कि चूंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल से टकरा करके इधर उधर डेविएट हो रहा है, इट मीन्स कि गोल्ड फॉइल के अंदर भी कुछ पॉजिटिव सेंटर होगा। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से निकल करके आता है। तो सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो कहेंगे रदरफोर्ड ने। और आउट ऑफ 20,000, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे 11th क्लास का तो उसमें 20,000 है। आउट ऑफ 20,000 वन अल्फा पार्टिकल जो है सो पीछे चला आया था। तो इससे पता चला कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और वो टकरा के वापस चला आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस काफ़ी डेंस है। और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में यहाँ से पता चला, वो एक बात यहाँ पे बस लिखेंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे हम लोग 10⁻⁻15 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम अगर कहेंगे तो दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दोनों का रेशियो, और उन्होंने रेशियो के बारे में बताया कि अगर आप इमेजिन करते हैं कि एटम एक फुटबॉल का मैदान है तो न्यूक्लियस उसके अंदर बस एक मटर के दाना जितना छोटा है। तो ये रेशियो लगभग रहेगा। इससे सवाल आता है अल्फा पार्टिकल जो है सो अपने पास क्या है, तो हीलियम न्यूक्लियस होता है। गोल्ड फॉइल का जो है सो यूज़ क्यों किया, तो बिकॉज गोल्ड फॉइल में एटॉमिक मास ज़्यादा था। अगर एल्युमिनियम यूज़ करते तो इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट, क्लियर कट एक्सपेरिमेंट नहीं आता। ये सब बात रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोग को ध्यान रखना है। और इसमें कुछ अपने पास कैलकुलेटिव पार्ट नहीं ऐड होता है। रदरफोर्ड
और नील्स बोर। दो मॉडल में बीच में जो है ना बहुत सारा केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होता है। उन सारे डेवलपमेंट्स को पहले हम लोग यहाँ कलेक्ट करेंगे और फिर रदरफोर्ड के बाद जंप होगा बोर मॉडल तक। तो यहाँ पे बीच में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, ये क्या बात है? तो ये वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है जिसने रदरफोर्ड के बाद बोर को अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने में हेल्प किया। जिसमें से एक थ्योरी हम लोगों के पास आता है मैक्सवेल का थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसको पढ़ेंगे। सेकंड जो अपने पास आता है वो आता है प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सेकंड पार्ट। और थर्ड में हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सब तीन जो टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फिजिक्स में भी काम करेगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों जगह पे आता है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इन सबों को डिस्कस करने के बाद हम लोग बोर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने अपने थ्योरी में बताया कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में अगर होता है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया कि तीन कंपोनेंट होगा, जैसे उंगली दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ दीज quantities are mutually perpendicular on each other, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे पहले देख लें, मैक्सवेल का थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। लैंग्वेज में अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि एनी चार्ज्ड पार्टिकल, एनी चार्ज्ड particle in accelerated motion, any charged particle in accelerated motion emits electromagnetic wave। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हम लोगों को जानना पड़ेगा। कुछ कुछ टर्म्स क्या? तो जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं पार्टिकल O है, यहाँ A है, यहाँ B है, इधर C है, इधर D है। तो ये जो आपके पास दिख रहा है वेव का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो दो हाइट यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों हाइट, इन दोनों को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। और ये जो डेप्थ दिख रहा है, इधर जो डेप्थ दिख रहा है, इसको कहते हैं ट्रफ। और दोनों जो हाइट है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करें, तो ये जो अपने पास दो हाइट है, जो क्रेस्ट है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हम लोगों को मिला? एक टर्म मिला वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। और एक इसका समझिए तो मैथमेटिकल पार्ट है, वेव नंबर एक टर्म को कहते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल हम लोग लिखते हैं न्यू बार एंड विच इज इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर। फिर एक टर्म आता है अपने पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिखते हैं न्यू। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो CPC हम कहेंगे, विच इज साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स पर सेकेंड कहने का मतलब क्या है? जैसे एक वेव यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से होते हुए यहाँ तक फिर से कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट होने में उसको जितना टाइम लगा हो वो टाइम पीरियड। और
एक सेकंड में ऐसा ऐसा जितनी दूरी वो तय कर ले उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स पर सेकंड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल अगर हम लोग लेंगे तो उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका रिप्रेजेंटेशन टी से करेंगे, वो हो जाएगा 1/न्यू। तो ये 4 टर्म आपको ध्यान में रखना है, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से, जहाँ पे c क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट, जो कि इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका अगर लिस्ट बनाएं तो देखते हैं कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कलेक्शन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये है गामा रे, उसके बाद होता है एक्स रे, उसके बाद यूवी रे, फिर अपने पास विजिबल है। तो विजिबल रे में कलर्स होते हैं VIB GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसके बाद अपने पास आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ से यहाँ तक। और इन सबों में ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर देखें तो इट गेट्स इंक्रीज्ड, वेवलेंथ इंक्रीजेस अलोंग दिस सीरीज। यहाँ से गामा रे से एक्सरे का वेवलेंथ ज़्यादा और सबसे बड़ा वेवलेंथ रेडियो वेव का होगा। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी को कहेंगे कि वो डिक्रीज करेगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये सीक्वेंस आपको कैसे याद रहे उसके लिए एक सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सरे जनरेशन। इससे आपको हेल्प मिलेगा याद करने में। उधर से रेडियो, रेडियो के लिए, मिर्ची से MI माइक्रोवेव आपको याद हो जाएगा, इज से इंफ्रारेड I, और V से विजिबल, और U के लिए अल्ट्रावायलेट यूजफुल, फॉर का कुछ नहीं, एक्सरे तो एक्सरे नाम आया, और G फॉर गामा जनरेशन। तो रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सरे जनरेशन, इधर से आपको याद हो जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है स्पेक्ट्रम का। थोड़ा थोड़ा सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है अरेंज करने को, इंक्रीजिंग वेवलेंथ आए या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आए, ये सेंटेंस याद रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। इस पे हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, साधारण सवाल रहता है जिसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में से कोई एक क्वांटिटी निकालने को दिया जाता है। यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा हम लिख दें। जैसे वेवलेंथ अगर हम लोग देखें तो उसका यूनिट मीटर रहेगा, या फिर सेंटीमीटर रहेगा, या फिर पिकोमीटर रहेगा, कोई भी, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, कुछ भी रह सकता है। फ्रीक्वेंसी कहें तो फ्रीक्वेंसी जनरली सेकेंड इनवर्स, इसी को हम लोग हर्ट्स HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 क्वांटिटी जो है सो ज़रूरी है। और फिर वेव नंबर, जैसे कि न्यू बार कह रहे हैं, तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है तो मीटर इनवर्स और बाकी सारे क्वांटिटी का इनवर्स हो सकता है। और इसका टाइम पीरियड का तो सेकेंड ही लिखते हैं। तो ये सब यूनिट अपने पास है जिसका कि इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये सब मैक्सवेल के थ्योरी से हम लोगों को पता चल रहा था। उसके बाद अपने पास आता है सेकेंड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सेकेंड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये बड़ा रिवोल्यूशनरी थ्योरी था साइंस में, क्योंकि इस थ्योरी में सबसे पहली बार हम लोगों को बताया गया कि जो भी अपने पास एनर्जी है वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में बटा हुआ है। इसके पहले हम लोग जानते थे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी, लाइट एनर्जी हो या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वो कंटिन्यूअस फ्लो करता है।
प्लैंक ने पहली बार बताया कि नहीं, एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में फ्लो करता है। लाइट के बारे में भी ये कहा कि लाइट जो है सो छोटा छोटा पैकेट्स होता है, बट ये छोटा छोटा पैकेट इतना कंटिन्यूअस होता है कि हम लोगों को लगता है कि वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअली छोटा छोटा पैकेट ही होता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक पैकेट, जो एनर्जी का पैकेट है, उस एनर्जी के पैकेट का जो एनर्जी है, एनर्जी पैकेट को नाम इन्होंने दिया फोटोन। लाइट के एनर्जी पैकेट को नाम दिया फोटोन, और कहा कि एक फोटोन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर बताना हो तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर E इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड H था प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग कहते हैं 6.63 अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 34 जूल इनटू सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। ई हो गया एनर्जी और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ से अगर न्यू लिखें तो न्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं C बाई लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू के बदले अगर C बाई लैम्डा लिख दिया जाए तो हम लोगों का इक्वेशन हो जाएगा Hc बाई लैम्डा, मतलब एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू कहें या एनर्जी इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा कहें, तो एक फोटोन का एनर्जी अपने पास ऐसे पता चल जाएगा। इसके बाद क्या है कि एनर्जी अगर पूछा जाए, एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर n हो जाए तब क्या, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे कि E इक्वल्स टू n एच न्यू लिख सकते हैं, या E इक्वल्स टू n Hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जनरली आपसे ये n पूछा जाता है, n तो सीधा सीधा है, n क्या है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स। कभी कभी क्वेश्चन में n आपके पास नंबर ऑफ क्वांटा भी कहा जाएगा, ये भी अगर लिखा रहे नंबर ऑफ क्वांटा, उसको भी कहेंगे कि यही है। फिर कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको एनर्जी नहीं दिया रहेगा, एनर्जी के बदले ना आपको पावर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो पावर का यूनिट हम लोग कहते हैं वाट होता है, और वाट क्या है, तो वाट है जूल पर सेकेंड। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में 25 वाट है, इसका मतलब है 25 जूल पर सेकेंड, तो आप फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में बल्ब का पावर दिया रहेगा 25 वाट, लेकिन आप उसको 25 जूल पर सेकेंड मान करके यहाँ पे 25 रख देंगे, और बाकी H और C का वैल्यू, C का स्पीड ऑफ लाइट रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये सब अपने पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तीसरा जो थ्योरी आया वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं उसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया 1905 में, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज जाके मिला 1921 में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको हम लोग ऐसे एक डायग्राम से समझें। जैसे इन्होंने कुछ गौर किया कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम पे बहुत अच्छा हो रहा था कि सीजियम जैसे मेटल पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने से यहाँ से निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो हो रहा था उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी था ke, और इधर जो हम लोग लाइट एनर्जी दे रहे हैं, इधर जो लाइट दे रहे हैं उसका एनर्जी कह रहे हैं E। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से सोच रहे थे कि E इक्वल्स टू के ई होगा, जो E अपने पास लाइट का एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन उनको दिखा कि ये कम है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो मेज़र किया तो पता चला कि दिस इज स्मॉलर देन E,
मतलब क्या है कि अगर ई में से काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। उसको उन्होंने सिंबल दिया W0, जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर अरेंज करें तो हम लोग ई को लेफ्ट साइड में रहने दें, काइनेटिक एनर्जी को उस साइड ले जाएं, तो कहेंगे वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। कुल मिलाकर के ये बात क्या है, तो जब भी किसी अल्कली मेटल को हम लोग लाइट एनर्जी देंगे तो दैट लाइट एनर्जी गेट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसका काइनेटिक एनर्जी और एक वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क फंक्शन भी एक तरह का एनर्जी है। कब, कैसा एनर्जी? तो बोला गया कि हर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ एक फोर्स से अट्रैक्टेड होता है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग कह रहे हैं वर्क फंक्शन। तो ये जो हर इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन मिल जाएगा तब वो सरफेस ऑफ मेटल तक चला आता है और उसके बाद उसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और चूंकि एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी सब एनर्जी ही है, तो इस इक्वेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखें तो लिखेंगे एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम बी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और इसको अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यू को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, जिस लाइट को यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी। और न्यू नॉट को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट है अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे कम वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वैसे यहाँ पे अपने पास है लैम्डा नॉट, इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या? तो मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन जस्ट स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सब फॉर्मूला यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक दो बात हम लोगों को जान लेना पड़ेगा, पॉइंट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपसे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में या फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पॉइंट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन कौन सा पॉइंट होगा? तो एक तो बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो हम लोग यूज करेंगे उस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। और लाइट एनर्जी अगर आप कहते हैं तो ई आप पता है कि एच न्यू भी कहते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। और कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज independent of intensity of light। जिस लाइट को हम लोग यूज कर रहे हैं उसके इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, लाइट के ब्राइटनेस से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेना देना नहीं है। तो ब्राइटनेस से किसको लेना देना है? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को लेना देना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट का इंटेंसिटी है उस पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्ट है जो बहुत ज़रूरी है, याद रखना चाहिए। ये सब अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल ये सब बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल बर्गलर्स अलार्म या फिर ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, वो सब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये सब साइंस हो गया और वो सब इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। हर साइंस का कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल होता है, तभी हम लोग कहते हैं कि ये साइंस मैनकाइंड के डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है।
तो इतना थ्योरी पढ़ने के बाद जो है सो हम लोग बोर मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात, बीच में अपने पास थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, तो स्पेक्ट्रम का साधारण मतलब क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद ही बोर मॉडल को पढ़ेंगे। पहले स्पेक्ट्रम क्या है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो लोगों को ये पता है कि प्रिज्म से लाइट को पास करवाते हैं, तो ये जो है सो 7 कलर्स में टूट जाता है, ये जो पैटर्न मिलता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बट स्पेक्ट्रम इतना छोटा सा नहीं है, हम लोग सिंपली कहेंगे क्या कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली है एनीथिंग अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कोई भी चीज़ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर देंगे तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे जो अपने पास ये है वेब गियर है, तो इसमें वेवलेंथ को क्या कह रहे थे, ये बढ़ता है, तो बढ़ते हुए ऑर्डर में जब इसको अरेंज कर देते हैं यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अरेंजमेंट देखा था, तो उसको कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसी भी चीज़ को बढ़ते घटते क्रम में अरेंज कर देंगे उसको कहेंगे। अभी हम लोगों को देखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में खाली बात करेंगे। ये मान लेते हैं कि अपने पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, और भी ऑर्बिट्स हम बना दें। एक तो सवाल दिमाग में लोगों के आता है कि ये हाइड्रोजन एटम है, इतना सारा ऑर्बिट। हाँ, एटम के अंदर ऑर्बिट इन्फिनाइट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक है इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट बनाएंगे, ऑर्बिट्स इन्फिनाइट हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन एटम है, और उसमें जो सिंगल इकलौता इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं से लाइट से हीट से कहीं से एनर्जी मिल गया, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट से निकल करके कहीं बाहर चला गया, एटम के अंदर ही किसी हायर ऑर्बिट में चला गया। वहाँ पे ज़्यादा देर तक वो रह नहीं सकता है क्योंकि अपना एनर्जी है नहीं, बाहर से अब्जॉर्ब किया है, वापस लौटेगा। तो कहीं से भी चल करके जब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो आपको एक वेवलेंथ का सीरीज मिलेगा, वेवलेंथ का एक ग्रुप मिलेगा। इसको हम लोग यहाँ पे कहें ये अपने पास जो है सो कहीं से चल के हाइड्रोजन एटम जो है सो चला आया है, ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है सो चल के आ रहा है, यहाँ से चल के आ रहा है। तो एक पूरा का पूरा क्या है, हम लोगों को एक पूरा का पूरा यहाँ पे सीरीज मिलेगा, और इस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी absorb किया और हायर ऑर्बिट में कहीं गया, अब वो वापस लौट रहा है, तो वापस जब लौटेगा तो जितना एनर्जी absorb किया उतना रिटर्न करेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है अंदर और एनर्जी रिलीज हो रहा होगा बाहर, तो हम लोगों को दिखेगा, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, और भी मशीनरी है अपने पास जो उस वेवलेंथ को देख सकता है, मेजर कर सकता है। तो जो वेवलेंथ कहीं से भी इलेक्ट्रॉन के चल के आने से फर्स्ट ऑर्बिट में जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तब जो वेवलेंथ आएगा उसके पूरे ग्रुप ग्रुप को, उस पूरे कलेक्शन को हम लोग कह देते हैं लाइमन सीरीज। वही सिचुएशन बताया गया कि अगर आपके पास ये है अपने पास, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं, कहीं से भी चल के इलेक्ट्रॉन आए और सेकेंड ऑर्बिट में आए, तो इस पूरे सीरीज को हम लोग कहेंगे बामर सीरीज। वैसे ही अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन कहीं से चल करके आता हो और वो थर्ड ऑर्बिट में ही रुक जाए, कहीं से चल के आए और थर्ड ऑर्बिट में रुक जाए यहाँ पे, तो उसको कहेंगे आसन सीरीज। इस तरह से ग्रेजुअली अपने पास जो है सो डिफरेंट टाइप के सीरीज बनते हैं, और उन सबों के लिए एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या कहते हैं,
रिडबर्ग फॉर्मूला लिखें अगर हम लोग तो ये है 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2²। ये चूंकि फॉर्मूला हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए लिखा है इसलिए इसमें z नहीं दिख रहा है। लैम्डा वेवलेंथ पता है, n1 हम लोग कहेंगे स्मॉलर ऑर्बिट, n1 स्मॉलर ऑर्बिट होगा और n2 कहेंगे लार्जर ऑर्बिट, जो बड़ा वाला ऑर्बिट है जहाँ से चल के इलेक्ट्रॉन आएगा। और r को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तो ये अपने पास रिडबर्ग फार्मूला है, इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट सीरीज का सारा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारे वेवलेंथ का हम लोग एक बना लेते हैं टेबल। इसमें क्या है, तो फॉर्मूला तो अपने पास है इधर, इसको हम एक बार फिर से लिख दें। फॉर्मूला है 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इधर हम लोग लिखेंगे सीरीज का नाम, फिर इधर n1 का वैल्यू, फिर इधर n2 का वैल्यू और इधर उसका रेंज, वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो पहला सीरीज जो अपने पास है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज, सेकंड को कहते हैं पामर सीरीज, थर्ड को कहते हैं हासन सीरीज, फोर्थ को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ को कहते हैं बंड, पी साइलेंट है, और सिक्स भी है, इसको कहते हैं हम्फ्री, PHREY, हम्फ्री सीरीज। इसमें n1 का वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 एंड 6, और n2 का वैल्यू 1 से बड़ा, जैसे यहाँ पर 1 है तो n2 का वैल्यू हम लोग 2, 3, 4 आगे कुछ भी ले जा सकते हैं। इसमें होगा 3, 4, 5 कुछ भी, इसमें 4 से शुरू होगा 4, 5, 6 कुछ भी, इसमें 5, 6, 7 ऐसे, इसमें 6, 7, 8 आगे, ये 7, 8, 9 आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है। और रेंज बोला गया कि ये जो लाइमन सीरीज है ये बिलोंग करता है अल्ट्रा वायलेट से, हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं वो होगा विजिबल, ये हम लोगों को दिखेगा। उसके बाद बोला गया विजिबल के बाद, जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव गियर आर पे ख़त्म होता है, उसके बाद शुरू होता है इंफ्रारेड, तो इसको हम लोग कहेंगे फार इंफ्रारेड, और इसके बाद लगातार फार इंफ्रारेड। तो सवाल ये है कि अगर आदमी यहाँ पर n1 का वैल्यू 6 तक तो हो चुका है, 7 रख देंगे तो क्या हम लोग अपने नाम से कर सकते हैं? उसके लिए आपको उसको देखना भी पड़ेगा। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको देखने की व्यवस्था कर देंगे तो फिर आपका नाम यहाँ पे ऐड हो सकता है, नहीं तो अभी तक डिस्कवरी जितना हुआ है उतना ही है। सवाल हम लोगों से इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विजिबल सीरीज में क्या क्या है। दूसरा, एक चीज़ आप ख्याल रखेंगे कि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, E=hc/λ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा वेवलेंथ चाहिए, मान लेते हैं लाइमन सीरीज का एक क्वेश्चन हो कि लाइमन सीरीज का लैम्डा सबसे बड़ा कब होगा, तो लाइमन सीरीज अगर अपने पास है तो n1 का वैल्यू तो फिक्स है कि 1 होगा, और वेवलेंथ बड़ा चाहिए तो एनर्जी क्या चाहिए, छोटा। अब फर्स्ट ऑर्बिट से जस्ट सेकेंड ऑर्बिट तक जाएंगे तो एनर्जी का डिफरेंस छोटा सा आएगा, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ के लिए हम लोगों को n2 को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। और लाइमन सीरीज का वेवलेंथ अगर छोटा चाहिए मतलब एनर्जी को डिफरेंस को बड़ा कर देंगे, और उसके लिए हम लोगों का ये वैल्यू n1, लैम्डा अगर आपको वेवलेंथ का वैल्यू छोटा चाहिए तो n1 तो लाइमन सीरीज के लिए 1 ही रखेंगे, बट n2 हम लोग कहेंगे इन्फिनिटी। एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि स्मॉलेस्ट लैम्डा जब भी चाहिए होगा तो सेकेंड ऑर्बिट का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी ही रखेंगे। तो ये अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हो गया टॉपिक। और इन सब के बाद इन सबों का कलेक्शन होकर के स्टार्ट होता है बोर मॉडल। तो बोर मॉडल को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बोर मॉडल का एक्सप्लेनेशन, बोर मॉडल से क्या क्या निकला, और फिर उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे।